गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स। स्वागत है आप सभी का डीपीएस सन यूट्यूब चैनल पे। डियर स्टूडेंट्स, आप सभी ने आज तक का जो है जो लड़का क्लास किया है तो उसको पता होगा कि हम किस तरीक़े से पढ़ाते हैं, अच्छा पढ़ाते हैं या नहीं पढ़ाते हैं। ठीक है, तो आज का क्लास जो हम लोग का है 7वां क्लास है। ठीक है, तो 7वां क्लास में हम लोग क्या करेंगे, ये अभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पढ़ के हम लोग याद करेंगे या कहीं तो समझेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोग जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और लाइक करना तो बिल्कुल नहीं भूलिएगा। ठीक, तो चलो आज का क्लास हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है आप लोग का बाबू, व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ क्राउनिंग ऑफ द कटिंग एज ऑफ द चीजल। हिंदी में अगर पढ़ें तो कह रहा है छेनी की धार पर क्राउनिंग का उद्देश्य क्या है। देखो, कोई भी छेनी आप लोग देखोगे ना तो छेनी का जो धार होता है उसको थोड़ा सा बीवेल कर दिया जाता है, इस तरह से चेम्फर कर दिया जाता है, क्राउनिंग कर दिया जाता है। क्यों ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि अगर कोई भी चीजल से हम कटिंग करेंगे ना तो उसका जो एज होता है ना, एक्चुअल जो एज होगा, मान लो ये चीजल का एज है ना, एक्चुअल जो एज होगा तो यही एज उसके कांटेक्ट में आएगा। बाकी जो सतह अगर इसी के साथ कांटेक्ट में आएगा तो क्या होगा, उसमें गड्ढा बना देगा, ग्रुप बना देगा या उस सरफेस को ख़राब कर देगा। तो जो कटिंग एज है वही सिर्फ मेरा वर्कपीस के कांटेक्ट में आए और अच्छा से कटिंग करे, उसका कटिंग एज ख़राब नहीं हो, इसलिए उसका एज को क्या कर देते हैं, क्राउनिंग कर देते हैं, क्राउनिंग कर देते हैं। इसमें ऑप्शन कौन सा होगा, छेनी से फिसलने से बचाने के लिए नहीं, फिसलने से बचाने के लिए हम क्लियरेंस एंगल थोड़ा सा बढ़ा के देते हैं, कोने की खुदाई को रोकने के लिए, है ना। प्रिवेंट डिगिंग ऑफ द कॉर्नर्स, कॉर्नर उसका जो है धंस ना जाए, या तो कहें कटिंग एज के अलावा जो मेटल चीजल का जो पार्ट्स है वो अभी उसके कांटेक्ट में नहीं आ जाए, तो उससे बचने के लिए हम क्या कर देते हैं, उसका धार को क्राउनिंग कर देते हैं। ठीक, तो बी आपका करेक्ट आंसर हो गया। देखो यहाँ पे आप लोग देख रहे होगे जैसे हैमर है, तो हैमर में भी आप लोग देखोगे ना तो ये आपका हैमर का जो स्ट्राइकिंग सरफेस जो जिसे चोट लगता है ये बीच वाला भाग है, और उसके चारों तरफ देखोगे थोड़ा सा इसका सतह को चेम्फर कर दिया गया है ताकि यह सतह उसके संपर्क में नहीं आएगा। अगर यह सतह मेटल के संपर्क में आएगा तो वहाँ पे गड्ढा बना देगा, कट पैदा कर देगा। तो इसी प्रकार से चीजल में भी किया जाता है। चलो, तो इसका राइट आंसर भी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका बाबू, हाउ टू प्रिवेंट द टूल्स रबिंग अगेंस्ट द वर्क सरफेस इन मेटल कटिंग प्रोसेस। कह रहा है धातु काटने की प्रक्रिया में टूल को वर्क सरफेस से रगड़ने से कैसे रोके। देखो, ये हमारा कोई भी वर्क पीस है ना, अगर किसी भी चीज़ से मान लो चीजल से इसको कटिंग कर रहे हैं तो इसमें रगड़ कब खाएगा, जब रगड़ तभी खाएगा जब यह जो मेरा कटिंग टूल से और ये वर्क पीस है दोनों के बीच में कॉन्टेक्ट सरफेस ज़्यादा हो। जैसे कटिंग एज है तो कटिंग एज का ज़्यादा सरफेस इसके टच में आएगा तो रगड़ खाएगा, घिसाएगा, और यदि इस कॉन्टेक्ट को कम से कम कर दे तो हमारा रगड़ क्या होगा, कम जाएगा। जैसे आप लोग बियरिंग में पढ़े होंगे, बियरिंग का काम क्या है, फ्रिक्शन को कम करता है। क्यों, अगर कोई भी शाफ्ट है, शाफ्ट के ऊपर बियरिंग लगा देते तो आसानी से वो मूव करता है। अगर बियरिंग नहीं लगा करके कोई भी ऐसे ही सिलेंड्रिकल होलो पार्ट इसमें डाल दे और उसको सोचे कि बेरिंग जैसे घूमे तो नहीं, क्योंकि उसको बहुत ज़्यादा सतह संपर्क में आएगा तो रगड़ खाएगा। तो उसी प्रकार से कटिंग में भी होता है कि इसका जो कटिंग एज है कम संपर्क में आएगा तो कम रगड़ खाएगा। तो इसके लिए हम क्या उपाय कर सकते हैं, इसके लिए यही उपाय कर सकते हैं कि ये जो आपका एंगल होता है जिसे आप क्लियरेंस एंगल के नाम से जानते हैं, उस क्लियरेंस एंगल को थोड़ा सा क्या करें, बढ़ा दें। तो यदि क्लियरेंस एंगल को बढ़ा देंगे तो ये थोड़ा सा क्या होगा, इसके सतह कटिंग एज के सतह ज़्यादा कंटेक्ट में आएगा तो रगड़ भी नहीं खाएगा। तो यहाँ पे देखो डिक्रीज लिप एंगल से इसका कोई लेना देना नहीं है, लिप एंगल या कटिंग एंगल एक ही होता है। रेक एंगल से भी यहाँ कोई लेना देना नहीं। अगर रेक एंगल तो ऊपर की ओर होता है, वर्टिकल सतह से बनाता है, इसमें वर्कपीस से कोई लेना देना नहीं होता। देखो सी में दिया इंक्रीज क्लियरेंस एंगल, तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो सी आपका करेक्ट आंसर हो गया। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो ज़रूर वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। और टेलीग्राम जो चैनल मेरा है बाबू डीपीएस हंट के नाम से, उसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए हैं, तो टेलीग्राम चैनल भी आप लोग ज्वाइन कर लो ताकि अगर कोई भी इन्फॉर्मेशन या अपडेट आए तो इस चैनल के थ्रू आप लोग को पता लग सके। कोई भी पीडीएफ हो, कोई भी वीडियो डाल रहे हैं अच्छा वाला, या कोई भी ट्रेड का डाल रहे हैं तो उससे आप लोग जुड़िएगा तो ज़रूर उसका लाभ होगा आप लोग को। और क्विज वगैरह भी वहाँ पे करेंगे तो उसमें जरूर पार्टिसिपेट करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेम द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल दैट विथस्टैंड शॉक और इम्पैक्ट।
अब प्रॉपर्टी का क्वेश्चन आ गया। तो कह रहा है धातु का उस प्रॉपर्टी का नाम बताइए जो शॉक और इम्पैक्ट को सहता है। देखो, तो शॉक और इम्पैक्ट को सहने के गुण को हम कहते हैं टफनेस। अगर कोई मटेरियल टफ है ना, तो उस पर अगर चोट लगा तो वो सह लेता है, उसको सहन कर लेता है, चोट लगने से वो टूटता नहीं है, बिखरता नहीं है, तो इस गुण को हम टफनेस कहते हैं। तो इसका राइट आंसर तो आपका डी हो गया। लेकिन इसके अलावा टेनिसिटी क्या होता है बाबू? तो टेनिसिटी क्या होता है, अगर कोई भी मेटल को अगर खींचते हैं, खींच के लंबा करते हैं, तो लंबा करते समय कोई भी डक्टाइल मेटल हो तो लंबा करते समय उस मेटल के अंदर क्या होता है, स्ट्रेस फील होता है, दबाव फील होता है। तो उस दबाव फील या दबाव को सहन करने की शक्ति को हम कहते हैं टेनिसिटी। ठीक है। और दूसरा है हार्डनेस। तो हार्डनेस क्या होता है, अगर किसी भी मेटल पे चोट लगाए, खरोचे, उसको घसड़े तो उसमें खरोच ना लगे, ठीक है, वो रगड़ ना पाए, तो उस या तो एक धातु जो है दूसरी धातु को कट करने की एबिलिटी को हम उसका हार्डनेस कहते हैं। और ब्रिटलनेस क्या होता है, अगर किसी भी चीज़ कोई भी मेटल पे चोट लगे तो अचानक से टूट जाए, या कहें किसी भी चीज़ जो मेटल को खींचना चाहे, मान लो इसको खींच के, ये मेटल कोई है और इसको खींच के लंबा करना चाहे तो वो खिंचाए नहीं, वो अचानक दबाव लगने से टूट जाए, तो इस गुण को हम कहते हैं ब्रिटलनेस। ज़्यादातर ब्रिटलनेस का गुण होता है कास्ट आयरन में। कास्ट आयरन जो होता है ब्रिटल मटेरियल होता है, ये आप लोग ध्यान रखना। और अगर पूछे टफ मटेरियल क्या होता है, तो जो डक्टाइल मटेरियल होगा जिसमें डक्टिलिटी का गुण होगा वो जनरली टफ भी होता है। जैसे माइल्ड स्टील। माइल्ड स्टील क्या होता है, टफ भी होता है, डक्टाइल भी होता है। इसको आप बहुत ज़्यादा लंबा घींच सकते हैं, वो टूटेगा नहीं, और इसमें दबाव भी सहन करने का शक्ति होता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका बाबू, विच पार्ट इज द मेजरिंग फेस फिटेड टू द फ्रेम ऑफ आउटसाइड माइक्रोमीटर। कह रहा है कौन सा पार्ट मेजरिंग फेस है जो बाहरी माइक्रोमीटर के फ्रेम में फिट होता है। तो यहाँ पे आप लोग को पिक्चर में दिख जाएगा क्लियरली। कह रहा है ये जो फ्रेम है, ये सी टाइप का जो आकृति होता है उसे क्या कहते हैं, फ्रेम कहते हैं। तो फ्रेम में कौन सा बाहरी पार्ट को फिट करते हैं, तो यहाँ से आप लोग आसानी से देख पा रहे होंगे कि फ्रेम के साथ ये जो टिप फिट है, ये कार्बाइड टिप है, इसे हम क्या कहते हैं, एनविल के नाम से जानते हैं। ठीक है। तो फ्रेम में क्या फिट है, एनविल फिट, इसके अलावा कुछ फिट नहीं। हाँ, ये अलग बात है, पूछता कि फ्रेम किस में फिट है, तो आपका हो जाता स्लीव में, है ना। ये जो जिसमें मेन स्केल बना होता है उसे हम क्या कहते हैं, स्लीव कहते हैं। और स्लीव के ऊपर जो होलो पार्ट बना रहता है, जो जिस पे सर्कुलर स्केल बना होता है, इसे हम थिम्बल के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पे पूछ क्या रहा है, फ्रेम से क्या अटैच है, तो फ्रेम से अटैच आपका एनविल होता है। और एनविल का जो आगे का पोर्शन होता है वह कार्बाइड टिप का बना होता है। ठीक है, ब्रिजिंग द्वारा इसको जोड़ा जाता है। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा, बी, ए इज द राइट आंसर होगा। और बैरल क्या होता है, बैरल या स्लीव इसी को कहते हैं, जिसमें मेन स्केल अंकित होता है उसे बैरल या स्लीव दोनों नाम से जानते हैं। स्पिंडल किसे कहते हैं, तो देखो एनविल के सामने वाला फेस जो मेजरिंग, जब हम किसी वर्कपीस का ओडी नापेंगे यानी आउटसाइड डायमीटर नापेंगे, तो एक सरफेस जो होगा उसका एनविल के कॉन्टेक्ट में आएगा और दूसरा सतह स्पिंडल के कॉन्टेक्ट में आएगा। तो ये आपका स्पिंडल हो गया, आपका एनविल हो गया। और रचेट स्टोप, इसका क्वेश्चन कल भी आया था कि समान प्रेशर या एक समान प्रेशर लगाने के लिए किस चीज़ का यूज होता है, तो यही आपका रेचेट स्टोप है। ये रेचेट स्टोप का बात किए थे कि अगर इसको पकड़ के अब जब भी हमको माइक्रोमीटर चलाने का मौका मिलेगा तो किसी भी जॉब को नापेंगे ना, तो उसके करीब हम जब आ जाएंगे, इसके करीब हम आ जाएंगे इसको घुमाते घुमाते, तो लास्ट में ना इसको मूव करके हम उसके रीडिंग को लेते हैं। क्योंकि अगर इसको मूव करेंगे तो क्या होगा, हो सकता है कोई ज़्यादा टाइट कस दे, कोई कम कस टाइट कर दे, तो इससे क्या होगा, उसका जो स्पिनल के अंदर थ्रेड कटा होगा, थ्रेड खराब हो जाएगा, तो माइक्रोमीटर भी खराब हो जाएगा। और इसको टाइट करेंगे ना, यह है कि यूनिफॉर्म एक लिमिट तक ही टाइट करता है, उसके बाद ये फ्री मूव करने लगता है। तो कोई भी व्यक्ति, अगर कोई भी साधारण व्यक्ति भी इसको यूज करेगा, इसको पकड़ करके इसको घुमाएगा, तो एक लिमिट जगह पे तो वो जाएगा और उसके बाद ये फ्रीली घूमने लगेगा, तो कितना भी घुमाओ ये मूव नहीं करेगा, इसका जो बैरल होगा। ठीक है, तो ये आपका ये हो गया। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, एनविल इज द राइट आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका वो, व्हाट इज द नेम ऑफ माइक्रोमीटर। तो इसका नाम कौन नहीं जानता है, वो था आउटसाइड माइक्रोमीटर, और ये है आपका डेप्थ माइक्रोमीटर। क्योंकि यह क्या है, डेप्थ को मेजर करता है। यहाँ देखो ना, डेप्थ मेजर करने के लिए एक्सटेंशन रोड लगा रहता है, जिसका भी यह भी क्वेश्चन आया था पिछले क्वेश्चन में कि विभिन्न प्रकार की गहराइयों को नापने के लिए क्या जुगाड़ करते हैं, तो एक्सटेंशन रोड हमारा होता है, डिफरेंट लंबाइयों का एक्सटेंशन रोड हम लगाते हैं, जिसके द्वारा हम क्या करते हैं, डिफरेंट गहराइयों को नापते हैं। तो ये हमारा क्या होगा, डेप्थ माइक्रोमीटर। तो डेप्थ माइक्रोमीटर आपको ए में दिख रहा होगा, तो ए आपका राइट आंसर होगा। इनसाइड माइक्रोमीटर, तो इनसाइड डाया मापने के लिए इनसाइड माइक्रोमीटर का यूज़ करते हैं। और वर्नियर माइक्रोमीटर
अगर माइक्रोमीटर से ज़्यादा शुद्धता में मेजरमेंट लेना है तो वर्नियर माइक्रोमीटर का यूज करते हैं। वर्नियर माइक्रोमीटर या कहें माइक्रोमीटर में कोई अंतर नहीं, बस उसके एक्यूरेसी में अंतर होता है। अगर जनरल माइक्रोमीटर से हम मेजरमेंट लेते हैं तो मिनिमम मेजरमेंट कितना लेता है, 0.00 mm, यानी उसका लिस्ट काउंट होता है इतना। और अगर वर्नियर माइक्रोमीटर लेंगे तो 0.001 mm तक के शुद्धता में मेजरमेंट ले लेता है, यानी लिस्ट काउंट उसका और कम हो जाता है, 1 माइक्रोन तक का मेजरमेंट लेने का काम करता है, बस अंतर ही है। बाकी आउटसाइड माइक्रोमीटर तो अभी जस्ट देखें। इसका राइट आंसर क्या हो गया, इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाबू आपका, हाउ द ड्रिल चक्स आर हेल्ड ऑन द मशीन स्पिंडल। देखो पहले ड्रिल चक क्या होता है, कोई भी ड्रिल बिट को या कोई भी टूल्स को पकड़ने के लिए एक होल्डिंग डिवाइस की ज़रूरत होता है, तो उस होल्डिंग डिवाइस को कहते हैं ड्रिल चक। क्योंकि यह ड्रिल में यूज कर रहे हैं इसीलिए ड्रिल चक कहेंगे, है ना। ड्रिल में यूज करते हैं, ड्रिल मशीन में यूज करते हैं, इसलिए ड्रिल चक के नाम से जानते हैं। तो ये कैसा दिखता है आप लोग देखो, यही आपका ड्रिल चक है, ये आपका ड्रिल चक है। यहाँ पे ना आपका जो गियर कटा हुआ है या स्लॉट्स कटा हुआ है, उसमें हम चक्की लगा करके इसको खोलने या कसने का काम करते हैं। जब इसका यहाँ पे कोई भी ड्रिल बिट लगाना होगा, ये है ना चक का जॉ है, तो यहाँ पे कोई भी ड्रिल बिट लगाना होगा तो इसको क्या करेंगे, एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज मूव करके इसका जॉ को ओपन या क्लोज कर सकते हैं। तो ये ना चक किसके द्वारा होल्ड किया गया, किसके द्वारा पकड़ा गया, ऊपर देखो ना एक शाफ्ट लगा हुआ, तो इसी शाफ्ट को हम कहते हैं आर्बर के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो चक किसके द्वारा पकड़ा गया है, तो आर्बर के द्वारा। तो चक को जब हम ड्रिल मशीन में लगाएंगे तो आर्बर के द्वारा इसको पकड़ा जाता है। तो मशीन स्पिंडल पर ड्रिल चक को कैसे पकड़ा जाता है, तो आर्बर के द्वारा, है ना। ये ड्रिल चक है, आर्बर के द्वारा पकड़ा गया है। यह है शाफ्ट है, लेकिन अकॉर्डिंग टू जिस जगह पे यूज़ करते हैं उसका नाम दे देते हैं, तो इसका नाम हो गया आर्बर। और एक क्वेश्चन आएगा कि ड्रिलिंग मशीन में मिलिंग मशीन में किसका यूज होता है, तो आर्बर का यूज होता है, ठीक है। मिलिंग मशीन में जब कोई भी कटिंग टूल्स को पकड़ने के लिए आर्बर का यूज होता है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर आर्बर हो गया। और सॉकेट्स क्या होता है, स्लिप्स क्या होता है, इसके बारे में भी बता देते हैं। देखो ड्रिल चक में ना, ये जो आपका ड्रिल चक है, ड्रिल चक में मैक्सिमम आपका 12.5 mm तक का ही क्या हो सकता है, ड्रिल बिट को पकड़ सकते हैं। मैक्सिमम 12.5 mm तक का ड्रिल बिट। अगर उससे ज़्यादा का ड्रिल बिट हमको पकड़ना होगा तो उसके लिए ड्रिल चक काम में नहीं आता, क्योंकि इसका जो होता है ना, जो खुलने का एक लिमिटेशन होता है, कुछ हद तक ही ओपन होगा। तो इसमें जितना तक का ड्रिल बिट पकड़ाएगा उतना तक नहीं पकड़ेंगे। अब इससे ज़्यादा हमको ड्रिल करना होगा, जब बड़ा साइज का ड्रिल करना होगा तो यह चक काम में नहीं आएगा। तो उसके लिए जिस चीज़ को काम में लेते हैं उसे हम कहते हैं बाबू, उसे हम कहते हैं स्लीव और सॉकेट, ठीक है। तो कैसा दिखता है और इसका अलग अलग दोनों स्लीव और सॉकेट में अंतर क्या है, इसको हम फिगर से समझते हैं। देखो ये आपको जो इसका राइट आंसर तो ये हो गया। हाँ यहाँ पे देखो, यह जो है स्लीव है और यह सॉकेट है। दोनों में आपको पहले जब देखिएगा तो आपको अंतर कुछ भी नहीं दिखेगा, लगेगा दोनों सेम है, लेकिन हम इसको अंतर इसका हम पता करेंगे। देखो यहाँ पे ड्रिल चक यूज नहीं करते हैं। जो भी हमारा स्पिंडल रहेगा, ड्रिल मशीन रहेगा, ड्रिल मशीन में स्पिंडल रहता है तो स्पिंडल होलो रहता है, ठीक है। इस प्रकार के होलो स्पिंडल रहेगा। तो होलो स्पिंडल रहेगा, इसमें मोस्ट टेपर कटा रहता है। तो ये जो टेपर भाग है ना, टेपर भाग उसमें लॉक हो जाता है, ऐसे करके क्या होगा, इस तरह से फिट हो जाता है। और इसमें आप क्या करते हैं, ये स्लीव फिट हो गया, और स्लीव फिट होता है, इस स्लीव में हम ड्रिल बिट को लगा देते हैं। यहाँ पे ड्रिल बिट लगा देते हैं जिससे हमको कटिंग करना, इस तरह से फंस जाता है। तो देखो अब क्या करते हैं, 12.5 mm से ज़्यादा ड्रिल बिट के साइज को पकड़ने के लिए हम ड्रिल चक का यूज़ नहीं कर पाते, ड्रिल सॉकेट का यूज़ करते हैं। तब हम ड्रिल सॉकेट और स्लीव का अंतर इसमें क्या होता है, तो अंतर बस यही होता है, अगर ये स्पिंडल का साइज, ये जो होलो स्पिंडल मेरे पास रहेगा, जो मशीन में लगा रहेगा, जिसके अंदर होल होगा, स्पिंडल के जो होल होगा, अगर ड्रिल बिट का जो स्पिंडल होगा उसके साइज से छोटा होगा तो हम क्या करेंगे, सॉकेट का यूज करेंगे। देखो यहाँ पे देख रहे होगे, यहाँ पे क्या है, इसको थोड़ा छोटा साइज में बनाया गया इसके बनिस्पत। क्यों, क्योंकि जो ड्रिल बिट होगा, ड्रिल बिट का साइज थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा होगा तो इसमें फंस जाएगा। और जिसमें हमको फंसाना है, यानी कहें ड्रिल मशीन का जो स्पिंडल जिसमें हमको इस सॉकेट को फंसाना है, उसका होल का साइज थोड़ा छोटा होगा तो यह फंस जाएगा। तो इस तरह से जब हमको काम में लेना रहता है तो हम सॉकेट का यूज़ करते हैं। लेकिन अगर जो मेरा ये स्पिंडल का होल होगा वो ड्रिल बिट के साइज से बड़ा होगा, जो ड्रिल बिट का जो सैंक होगा, ड्रिल बिट होता है ना इस तरह से, टेपर सैंक ड्रिल बिट पढ़ाए थे हम, ये ड्रिल बिट था। तो इसका जो सैंक होगा, सैंक का साइज स्पिंडल के अंदर जो होल होगा उससे
छोटा होगा तब इसमें आराम से हम इसको लॉक कर सकते हैं, तो उस समय हम स्लीव का यूज करते हैं। तो स्लीव और सॉकेट में अंतर यही है। जैसा कि आप लोग देखो, ये है आपका स्लीव, ठीक है। स्लीव के अंदर स्पिंडल में जो होल होगा ऐसे करके आराम से इसमें क्या होगा, फंस जाएगा। और ये यहाँ जो होल कटा हुआ इस तरह से चपटा होल, उधर भी कटा होगा, स्पिंडल में भी आप आपस में लॉक कर जाता है और आराम से कोई भी ड्रिल बिट चलता है। कितना से ज़्यादा, 12.5 mm से ज़्यादा। और यहाँ पे आप लोग देखो, यहाँ पे क्या है, ये ड्रिल बिट का शंक का साइज होगा इस तरह से, है ना, ड्रिल बिट का शंक होगा। और जो हमारा स्पिंडल होगा, स्पिंडल का होल इससे छोटा होगा, तो छोटा होल में ये फंस जाएगा और इस तरह से मशीनिंग कर सकते हैं। यहाँ पे आप लोग लिखा हुआ भी देख सकते हैं, यूज टू अडेप्ट कटिंग टूल्स शंक टू मशीन स्पिंडल इफ टेपर ऑन द टूल इज स्मॉलर देन टेपर होल इन स्पिंडल, है ना। अगर टूल का जो टेपर है छोटा है स्पिंडल के टेपर से, तब हम स्लीव का यूज करेंगे। लेकिन यूज व्हेन होल इन स्पिंडल ऑफ ड्रिल, जो स्पिंडल के ड्रिल में होल है वो स्मॉल हो फॉर टेपर शंक ड्रिल, अगर टेपर शंक के ड्रिल से होल स्पिंडल का जो होल होगा छोटा होगा तो हम सॉकेट का यूज करेंगे। तो ये बारीक से अंतर है, आप लोग जरूर समझे होंगे। और बाकी जो ज़्यादा समझना है तो हम थ्योरी क्लास में समझाएंगे, यहाँ पे ज़्यादा समझा नहीं सकते या समझ नहीं दे सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाबू आपका, ड्रिल मशीन में स्पिंडल हेड को कॉलम के पास और दूर करा जाता है, कौन सी ड्रिल मशीन में। देखो ड्रिल मशीन बहुत प्रकार का होता है, जैसे बेस टाइप ड्रिल मशीन होता है, पिलर टाइप ड्रिल मशीन होता है, गैंग ड्रिल मशीन होता है, मल्टी स्पिंडल ड्रिल मशीन होता है, सेंसिटिव ड्रिल मशीन होता है, पोर्टेबल ड्रिल मशीन होता है, रेडियल ड्रिल मशीन होता है। तो इसमें बोल रहा है इसमें से कौन सा एक टाइप होगा जिसमें ड्रिल मशीन का जो स्पिंडल होगा उसको पास और दूर कर सकते हैं। तो ऐसा सुविधा उसी ड्रिल मशीन में होता है, उस मशीन को कहते हैं रेडियल ड्रिलिंग मशीन। इसमें देखो इस ड्रिल मशीन का यूज कब करते हैं, जब किसी भारी भारी जॉब को ड्रिलिंग करना, जिसको हमको क्या करना, मूव करना पॉसिबल नहीं हो, ठीक है। तो उस जॉब पे ड्रिलिंग करने के लिए हम रेडियल टाइप ड्रिलिंग मशीन का यूज करते हैं। तो उसमें क्या होता है, उसका जो आर्म होता है, आर्म में ही हमारा मोटर स्पिंडल फिट रहता है। तो डिफरेंट जगह पे आर्म को ही मूव करके उस पर ड्रिलिंग कर देते हैं। जैसे बड़ा बड़ा जो टरबाइन वगैरह बनेगा या बड़ा बड़ा कुछ भी मशीन बनेगा जिसको एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं कर पाते, तो उसमें क्या करेंगे, फिर ये सब का यूज नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये सब का यूज करेंगे तो हमको महंगा पड़ जाएगा, बार बार मशीन को उठाना पड़ेगा या जॉब को उठाना पड़ेगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो हम रेडियल टाइप ड्रिल मशीन का यूज कर लेते हैं। जैसे देखो आप लोग देख लो फिगर में, यहाँ पे जो आपको फिगर दिख रहा होगा यह रेडियल ड्रिलिंग मशीन है। इसमें ना ये जो आर्म लगा हुआ है ये आपका कॉलम है, कॉलम में आपको आर्म फिट कर दिया जाता है। और आर्म या रेडियल आर्म इसी को कहते हैं। आर्म में ही आपको मोटर लगा दिया जाता है, मोटर के साथ गियर अरेंजमेंट के साथ यहाँ पे स्पिंडल लगा रहता है। और स्पिंडल और ये वर्क टेबल है, यहाँ पे कोई भी जॉब को रख करके इसके आर्म को कहीं भी इधर घुमाना हो, इधर घुमाना हो, घूम सकता है, या तो इसको ऊपर भी करना हो, नीचे भी करना, सभी तरह से कर सकते हैं। तो यही बोल रहा है कि कौन सी ड्रिलिंग मशीन में स्पिंडल को ऊपर नीचे कर सकते हैं, जो आपको रेडियल ड्रिलिंग मशीन, ठीक है। यहाँ पे आप लोग देख लो, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे क्वेश्चन आता है रेडियल ड्रिलिंग मशीन से। यहाँ नीचे का पार्ट को बेस कहते हैं, और जिस पे हमारा ये रेडियल आर्म खड़ा है, अटैच है, उसे हम कहते हैं कॉलम। ये वाला जो भाग है इसे हम क्या कहते हैं, कॉलम कहते हैं। और ये वाला जो हॉरिजॉन्टली ये पकड़ा हुआ है कॉलम को, ऐसे हम कहते हैं रेडियल आर्म, है ना। और रेडियल आर्म में क्या क्या है, देखो ये मोटर है, ठीक है। मोटर के साथ यहाँ पे गियर मैकेनिज्म के द्वारा स्पिंडल जुड़ा हुआ है, तो स्पिंडल के ऊपर का भाग को स्पिंडल हेड कहते हैं। तो पूछेगा स्पिंडल हेड, तो स्पिंडल हेड इसके ऊपर हो गया, नीचे स्पिंडल हो गया, ये वर्क टेबल हो गया। यहाँ पे ऑन ऑफ करने का स्विच होता है, और बहुत सारा लीवर वगैरह लगा हुआ रहता है इसमें, तो बाकी इसमें ज़्यादा देखना नहीं। और इसके अलावा इसका राइट आंसर तो हो गया आपका सी। और इसके अलावा आपका जो है पिलर टाइप, रेडियल टाइप, सेंसिटिव टाइप, इसको भी हम आपको दिखा देते हैं। देखो यहाँ पे आप लोग देखो, पहला जो आपका ड्रिल मशीन है ये आपका बेंच टाइप ड्रिल मशीन है, ठीक है। पिलर टाइप ड्रिल मशीन है। तो पिलर टाइप और बेंच टाइप में आपको अंतर क्या दिख रहा है, बस कुछ नहीं अंतर है। इसको बेंच पे यूज करेंगे ना, इसको अगर बेंच पे यूज करेंगे तो हम बेंच ड्रिल मशीन कहते हैं। और अगर इसको एक पिलर यानी जमीन पे एक बेस बना रहता है और इस जमीन पे ही एक कॉलम पे सब कुछ अटैचमेंट लगा देते हैं, तो उसे हम पिलर टाइप ड्रिल मशीन कह देते हैं। तो पिलर टाइप कभी कभी और बेंच टाइप में थोड़ा सा आपको अंतर करना मुश्किल हो जाएगा, तो अंतर करते समय एक दो तीन बातें आपको बता देते हैं। उसमें क्या होगा, ये पिलर आपका थोड़ा सा ज़्यादा लंबा होगा, और इसमें क्या होगा, इसका जो पिलर या कहीं कॉलम का साइज छोटा होगा। दूसरा अंतर आपका क्या होगा, इसमें आपको
जनरली ये स्लीव का यूज करते हैं, क्योंकि पिलर टाइप में आपका साइज का भी मायने रखता है। इसमें 12.5 mm से ज़्यादा तक का भी ड्रिल कर सकते हैं, मुख्य अंतर यही होता है। और इसमें 12.5 mm तक का ही ड्रिल करना होता है, क्योंकि इसमें ड्रिल चक का यूज करते हैं। ठीक है, मेन अंतर तो ये हो गया कि इसमें ड्रिल चक लगा होगा और इसमें स्लीव या सॉकेट लगा होगा, पहला अंतर। दूसरा अंतर ये वाला कॉलम का लंबाई हो गया। तीसरा अंतर है इस वर्क टेबल को अप डाउन करने के लिए ये रैक गियर मैकेनिज्म वगैरह लगा होगा, लेकिन इसमें वैसा कुछ नहीं रहेगा, उतना ज़्यादा इसमें तामझाम नहीं रहता। तो ये सब कुछ बारीक अंतर है, लेकिन मुख्य अंतर आपका यही रहता है। इसमें स्लीव या कहें 12.5 mm से ज़्यादा तक का भी ड्रिल कर सकते हैं, और इसमें 12.5 mm तक का ही ड्रिल कर सकते हैं। मुख्य अंतर आपका यही हो गया, बाकी कुछ आपको अंतर नहीं दिखेगा, सब कुछ सेम रहेगा। तीसरा है आपका, यही आपका है गैंग ड्रिलिंग मशीन। ये आपका पिलर टाइप हो गया, ये आपका बेंच टाइप हो गया, गैंग ड्रिलिंग मशीन। तो गैंग ड्रिलिंग मशीन में क्या होता है ना, जब एक ही जॉब में हमको ड्रिलिंग भी करना है, मिलिंग भी करना है, रेमिंग भी करना है, बोरिंग भी करना है, तो हम क्या करते हैं, एक वर्क टेबल लेते हैं, ठीक है, और उसमें ना डिफरेंट जो है मशीन लगा देते हैं। जैसे यहाँ ड्रिलिंग करने के लिए ड्रिल बिट लगा दिए, यहाँ रिमर लगा दिए, यहाँ बोरिंग टूल लगा दिए, यहाँ पे चैम्फरिंग टूल या जो काउंटर सिंकिंग टूल लगा दिए, और इस जॉब को आगे जैसे बढ़ाते जाएंगे, सब ऑपरेशन करते जाएंगे। और इस प्रकार के ऑपरेशन जब करना रहता है तो वहाँ पे गैंग ड्रिलिंग मशीन का यूज करते हैं, जैसा कि आप लोग को दिख रहा होगा। तो उम्मीद करते हैं कि इस क्वेश्चन से आपको बेंच टाइप, पिलर टाइप, रेडियल ड्रिलिंग मशीन हो या गैंग ड्रिलिंग मशीन हो, सभी आपको क्लियर हुआ होगा। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बाबू आपका। यह आपका कह रहा है कि इस स्क्रू थ्रेड में क्रेस्ट और रूट को राउंड किया जाता है। देखो, स्क्रू थ्रेड पहले क्या होता है, पावर ट्रांसमिट करने के लिए स्क्रू थ्रेड का यूज करते हैं, या तो किसी चीज़ को टाइट करना हो, लूज करना हो, तो उसमें क्या होता है, स्क्रू थ्रेड का जरूरत होता है ना। तो स्क्रू थ्रेड में स्पेसिफिकेशन में हम लोग पढ़े थे पिछले क्लास, अगर आप लोग देखे हैं तो उसमें कहीं ना कहीं क्वेश्चन आया था। तो ड्राइंग में भी बताए थे कि ये कोई भी सिलेंड्रिकल पार्ट होता है, कोई भी सिलेंड्रिकल शाफ्ट होता है, तो शाफ्ट के ऊपर एक इस तरह का ग्रुप बना देते हैं। तो जो आकृति का निर्माण होता है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम स्क्रू थ्रेड के नाम से जानते हैं। इस तरह का जो आकृति का निर्माण होता है उसे हम स्क्रू थ्रेड के नाम से जानते हैं। तो इस आकृति में ना कुछ कुछ देखो, आपको ये दिखेगा, कुछ कुछ कंस्ट्रक्शन बन जाता है, तो उसको हम नाम दे देते हैं, नेम स्पेसिफाई कर देते हैं। तो इसमें जो उठा हुआ पोर्शन दिखता है ना, उसे हम कह देते हैं क्रेस्ट। ठीक है, और ये जो धंसा हुआ पोर्शन आपको जो दिखता है, ये नीचे वाला पोर्शन, उसे हम कह देते हैं रूट। ठीक है, और ये आपका क्रेस्ट और ये आपका रूट। तो रूट और क्रेस्ट को जो पोर्शन जोड़ता है ना, ये जो तिरछा भाग है, ये जो तिरछा भाग है, इस भाग को हम लोग कह देते हैं फ्लैंक। ठीक है, क्रेस्ट समझ में आया होगा, रूट समझ में आएगा, फ्लैंक समझ में आ गया। और दोनों जो फ्लैंक होता है, एक फ्लैंक ये, एक फ्लैंक ये दोनों फ्लैंक आपस में जितना एंगल पे मिलता है उसे हम कहते हैं थ्रेड एंगल। ठीक है, ये थ्रेड एंगल हो गया। और क्या हो गया, दो लगातार रूट या क्रेस्ट के बीच के डिस्टेंस को हम पिच के नाम से जानते हैं। जैसे देखो, दो लगातार मतलब एक ये अगर क्रेस्ट लिए तो दूसरा क्रेस्ट ये लेंगे, तो दोनों के बीच का जो गैप होगा ना, उसे हम पिच के नाम से जानते हैं। या तो ये अगर रूट लेंगे तो दूसरा रूट हमको ये लेना पड़ेगा। तो दो लगातार क्रेस्ट के बीच के डिस्टेंस को भी हम पिच कहते हैं। तो पिच बोले, थ्रेड एंगल पूछे, क्रेस्ट पूछे, फ्लैंक पूछे, रूट पूछे, तो आप लोग बता दीजिएगा। लेकिन यहाँ पे कह रहा है ऐसा कौन सा थ्रेड है जिसका रूट और क्रेस्ट क्या होता है, राउंड होता है। जैसे जनरली आप लोग इस तरह से शार्प देखे होंगे, है ना, जो भी देखे होंगे आप लोग, स्क्रू नट बोल्ट खोलिएगा ना, तो उसका ऊपर जो थ्रेड कटा रहेगा शार्प रहेगा। तो ये अगर राउंड रहे, इस तरह से रहे, इसको ऐसे बना दो, तो कौन सा थ्रेड है, तो जो राउंड रहता है ना, राउंड थ्रेड आता है, उसे हम कहते हैं BSW थ्रेड। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा BSW। BSW किस में दिख रहा है, आप लोग देखो ऑप्शन नंबर सी में आप लोग को दिख रहा होगा BSW थ्रेड। तो BSW थ्रेड आपका सी करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा ब्रिटिश एसोसिएशन थ्रेड। तो ब्रिटिश एसोसिएशन थ्रेड क्या होता है, एंगल का डिफरेंस होता है। इसमें आपको सिर्फ ज़्यादा कुछ नहीं पूछेगा, एंगल पूछेगा। तो ब्रिटिश एसोसिएशन थ्रेड का जो एंगल होता है 47.5 डिग्री होता है। ठीक है, BSF और BSW का एंगल होता है 55 डिग्री। ब्रिटिश स्टैंडर्ड विथ वॉट, इसका फुल फॉर्म होता है ब्रिटिश स्टैंडर्ड विथ वॉट, BSW का। और BSF का होता है ब्रिटिश स्टैंडर्ड फाइन, यानी कोई भी छोटे छोटे इक्विपमेंट वगैरह होता है जो जिसमें पतला थ्रेड होता है, उसमें BSF थ्रेड का यूज होता है। और एक होगा BSP। BSP में ब्रिटिश स्टैंडर्ड पाइप थ्रेड, जो पाइप में थ्रेड यूज होता है उसे BSP पाइप कहते हैं। ये होता है एकम थ्रेड।
तो एकम थ्रेड क्या होता है ना कि जिसका इस तरह से ट्रेपेजॉइड शेप का संरचना स्ट्रक्चर रहेगा थ्रेड का, तो उसे हम एकम थ्रेड कहते हैं। तो एकम थ्रेड का एंगल आपका होता है 29 डिग्री। उसके अलावा भी बहुत थ्रेड, बतरस थ्रेड होता है, स्क्वायर थ्रेड होता है, जो कि हम आगे कुछ कुछ इंपॉर्टेंट को हम दिखा देते हैं। तो लेकिन इसका राइट आंसर क्या होगा, सी इज द राइट आंसर। देखो ये आपका ब्रिटिश स्टैंडर्ड बिटवर्थ थ्रेड है। यहाँ पे आप लोग देखे होंगे, यहाँ पे आपका क्रेस्ट है और ये रूट है, दोनों क्या राउंड शेप में है ना, थोड़ा गोल बना रहा है, गोल आकृति बना रहा है, और इसका एंगल कितना है, 55 डिग्री है। और बताए थे ये दो क्रेस्ट या दो रूट के बीच के डिस्टेंस को पिच कहते थे, यहाँ पे पिच दिया हुआ। चलो इसका राइट आंसर सी हो गया। और इसके अलावा भी देखो कौन कौन सा थ्रेड होता है, जिसको आप लोग देख लो। ये आपका हो गया ब्रिटिश एसोसिएशन थ्रेड, है ना। ब्रिटिश एसोसिएशन थ्रेड का एंगल पूछेगा तो होता है 47.5 डिग्री। उसके बाद ये आपका हो गया एकम थ्रेड, है ना, यही आपका एकम थ्रेड, जिसका जो थ्रेड का शेप होता है ट्रेपेजॉइड शेप का होता है, और इसका एंगल कितना होता है, 29 डिग्री होता है, थ्रेड एंगल 29 डिग्री। नेक्स्ट आपका है जो जो इम्पोर्टेंट थ्रेड है उसको आप लोग देख लो। ये आपका है भी थ्रेड, शार्प भी है भी थ्रेड। भी थ्रेड का एंगल जो होगा ये 60 डिग्री का होगा, बाकी सब इसका जो रूट और क्रेस्ट होगा शार्प होगा, भी शेप का, इसीलिए भी थ्रेड कहते हैं। जनरली नट बोल्ट में देखोगे तो यही भी थ्रेड ही यूज किया जाता है। ये आपका स्क्वायर थ्रेड है, तो स्क्वायर टाइप का अगर ये रहे शेप तो स्क्वायर थ्रेड होता है। इसका एंगल आपका 90 डिग्री माना जाता है या होता है। इसका जो फ्लैंक होता है पूरा वर्टिकल शेप में होगा। ये हो गया आपका बिटवर्थ थ्रेड, तो 55 डिग्री हो ही गया। बटरेस थ्रेड, बटरेस थ्रेड का एंगल कितना होता है, 45 डिग्री होता है। देखो थ्रेड एंगल 45 डिग्री होगा। इसका एक फ्लैंक सीधा और एक फ्लैंक एंगल पे इंक्लाइन होता है, फिर एक फ्लैंक सीधा एक फ्लैंक इंक्लाइन होता है। इस तरह से जब थ्रेडिंग किया रहता है उसे हम बटरेस थ्रेड कहते हैं। और ये आपका तो एकम थ्रेड हो ही गया, एकम थ्रेड। तो इस तरह से ये एकम थ्रेड आपका हो गया। तो इस तरह से आपका मुख्य मुख्य थ्रेड के बारे में हम बता दिए। तो आज के बाद थ्रेड से कोई क्वेश्चन आए जरूर आप लोग को कुछ समझ में आएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका बाबू, व्हाट इज द नेम ऑफ टैप रेंज। देखो पहले टैप क्या होता है, टैप रेंज क्या होता है, यहाँ पे टैप के बारे में जानना पड़ेगा। तो अगर किसी भी चीज़ में इंटरनल थ्रेडिंग करना हो, कोई भी होल है या कोई भी ये होलो सिलेंडर है, तो उसके अंदर अगर थ्रेड काटना है तो थ्रेड काटने के लिए जिस टूल्स की आवश्यकता होती है उसे हम टैप कहते हैं, ठीक है। तो टैप दो प्रकार के पाया जाता है, एक मशीन टैप एमटी और दूसरा होता है हैंड टैप। तो अगर हम मशीन में टैप को डाल करके, जैसे ड्रिल बिट को डालते हैं ना ड्रिल मशीन में, तो उस तरह से थ्रेडिंग कर लेंगे तो उसे मशीन टैप कहते हैं। लेकिन जहाँ पे मशीन को हम नहीं ले जा सकते हैं, जहाँ पे मशीन ले जाना संभव नहीं है, तो वहाँ पे हम क्या करते हैं, हैंड टैप का यूज करते हैं। तो यहाँ पे जो टाइप पूछ रहा है हैंड टैप का ही टाइप पूछ रहा है। तो मशीन टैप और हैंड टैप में अंतर यही रहता है कि इसका जो सैंक रहेगा ना, ये इधर तो आपका इस तरह से ये थ्रेडिंग कटा रहेगा, और ऊपर का जो सैंक रहेगा, सैंक अगर आगे का भाग यहाँ पे स्क्वायर शेप में रहेगा, ठीक है, स्क्वायर शेप में रहेगा तो आप समझिएगा हैंड टैप है। अगर स्क्वायर शेप में नहीं रहेगा तो मशीन टैप समझिएगा। तो स्क्वायर शेप में रहेगा तब ना वहाँ कोई भी रेंज से पकड़ेंगे, रेंज रहेगा, रेंज में पकड़ के उस टैप को घुमाएंगे। तो वही पूछ रहा है कि इस टैप का नाम क्या है। तो यहाँ पे देखो इस टैप को हम कहते हैं सॉलिड टाइप टैप रेंच। ये आपको जो दिख रहा है ना फिगर में, इसे हम कहते हैं सॉलिड टाइप टैप रेंच। मतलब अगर देखो इसका जो स्लॉट है ना स्क्वायर शेप में है, तो इस स्लॉट का जो साइज है उसी साइज का ही इसमें टैप लगा सकते हैं। इससे बड़ा या छोटा टैप इसमें लगा नहीं सकते हैं। इसमें इसका स्लॉट्स को एडजस्ट कर ही नहीं सकते, इसको साइज को बढ़ा या घटा नहीं सकते हैं। इसलिए इसका राइट आंसर हो गया सॉलिड टाइप टैप रेंच, ठीक है। इसके अलावा बॉक्स टाइप, टी हैंडल टाइप, एडजस्टेबल टाइप रेंच हम दिखा देते हैं। ये देखो सॉलिड टाइप है, इस तरह से दिखता है। उसके बाद आपका ये है बॉक्स टाइप। बॉक्स टाइप आपको इस तरह से दिखेगा। यहाँ देखो ये बॉक्स बना हुआ है, इसके अंदर हम क्या करेंगे, टैप को पकड़ लेंगे और ये क्या करेंगे, हम टैपिंग कर सकते हैं। ये आपका टी हैंडल टैप रेंच है। यहाँ पे बस टी शेप में रहता है ये, इसीलिए टी हैंडल टैप रेंच कहते हैं, बाकी कुछ सब कुछ एक ही रहता है। उसके बाद ये क्या है आपका एडजस्टेबल टैप रेंच। तो एडजस्टेबल टैप रेंच में क्या होता है ना, देखो इसका जो ये स्लॉट होगा, इस स्लॉट के पोजीशन को या साइज को बढ़ाया घटा सकते हैं। देखो यहाँ पे ये थ्रेड कटा हुआ है, तो इसका हैंडल क्या होगा, इधर मूव करेगा। मूव करेगा तो ये स्लॉट या ग्रुप का साइज क्या होगा, बड़ा या छोटा हो सकता है। तो बड़ा या छोटा होगा, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यही है कि डिफरेंट डिफरेंट साइज का टैप हम इस हैंडल से पकड़ के घुमा सकते हैं, ठीक। तो इस तरह से आप लोग को टैप से कोई क्वेश्चन आए तो ये भी बन जाएगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका बाबू, व्हाट इज द फार्मूला टू कैलकुलेट टैप ड्रिल साइज। तो देखो टैप ड्रिल साइज क्या होता है, टैप तो हम कब यूज करेंगे, जब हमको कितना साइज का हमको थ्रेडिंग करना होगा, उसके हिसाब से हमको टैप का साइज निकालना होगा। अगर हमको टैप साइज निकालना ही नहीं आएगा तो कैसे पता चलेगा। मान लो मेरे पास ये 10 mm का हॉल है, यहाँ पे है ना, ये 10 mm का हॉल है।
तो इसमें किस साइज़ का टैप हम यूज करेंगे हमको पता होना चाहिए ना। तो उसी का फार्मूला हमारा होता है, टैप ड्रिल साइज का फार्मूला होता है, TDS का फार्मूला होता है मेजर डाया माइनस 2D, यानी 2 गुना डेप्थ गुना पिच। ठीक है, मेजर डाया गुना 2D गुना पिच। तो यहाँ पे आप लोग देखो कहाँ पे टैप ड्रिल साइज बराबर है मेजर डाया गुना 2D। यहाँ पे पिच को 1 मान लिया है, पिच को कितना मान लिया 1 mm मान लिया, इसलिए पिच को किसी भी ऑप्शन में नहीं दिया है। तो आपका राइट आंसर क्या होगा, मेजर डाया माइनस 2D पी गुना डेप्थ 1 में है, इसलिए 1 आपका राइट आंसर हो गया। दूसरा है मेजर डाया प्लस, प्लस वाला तो होगा नहीं, माइनस वाला प्लस, माइनस प्लस दिया है, तो ये सब ऐसे भी नहीं होगा। तो राइट आंसर आपका ए हो गया, इसलिए आपका करेक्ट आंसर भी ए हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर आपका ए हो गया। तो बाबू आज का क्लास हम यहीं तक रहने देते हैं, और नेक्स्ट क्लास हम कल करेंगे, क्योंकि ज़्यादा समय हो जाता है तो वीडियो लंबा हो जाता है, समय ज़्यादा होता है तो वीडियो लंबा होता है, आप लोग नहीं देखते। तो उम्मीद करते हैं आप लोग को ज़रूर वीडियो अच्छा लग रहा होगा, आप लोग ज़रूर वीडियो को एंजॉय कर रहे होंगे, समझ रहे होंगे। तो इसी तरह से आप लोग क्लास देखते रहिए, और नेक्स्ट जो क्लास आएगा उसको आप लोग ज़रूर करिएगा। तो आप जो लड़का पहला बार मेरा वीडियो देख रहा है वह प्लेलिस्ट में जाके जो हम पढ़ाए हैं, फीटर ट्रे थ्योरी हो, इलेक्ट्रिशियन ट्रे थ्योरी हो, इंजीनियरिंग ड्राइंग हो, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल हो, सभी का प्लेलिस्ट बना हुआ है, तो आराम से जाके वहाँ पे देख सकता है। ठीक है, तो चलो ठीक है बाबू, थैंक यू।